मेरे प्रिय श्रोताओं, सबसे पहले आप सभी को नमस्ते। आशा करता हूँ आप सभी घर पर सकुशल होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके सामने श्री मैथिली शरण गुप्त जी की एक बहुत ही लोकप्रिय कविता, राष्ट्रवादी कविता भारत भारती के बारे में चर्चा करूंगा। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, जो भी व्यक्ति कोई भी उपलब्धि प्राप्त करता है तो उसके पीछे उसकी एक अदम्य इरादे, एक अदम्य जिजीविषा, एक धैर्य, लगनशीलता का भाव मन में समाविष्ट होता है। और जो मैथिली शरण गुप्त जी थे, उन्होंने जो समाज के लोगों को जो साहित्य प्रदान किया, बहुत सी कविताओं की उन्होंने रचना की। उन्होंने समाज को आगे बढ़ने का आह्वान किया। वो बड़ा ही सराहनीय रहा है और इसलिए उन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य के कवियों में राष्ट्र कवि की संज्ञा दी जाती है। हम सब परिचित हैं। तो दोस्तों, श्री मैथिली शरण गुप्त जी जो थे, वो अपने राष्ट्र के प्रति बड़ा गहरा स्नेह रखते थे, बड़ा लगाव रखते थे। समाज के अंदर जो सिचुएशन थी, जो भी परिस्थितियां उस समय समाज में विद्यमान थी, उन्होंने बड़े प्रखरता से अपनी बात को रखा। समाज में फैली कुरीतियों, समाज में अनेकानेक प्रकार के आडंबर, जो विकृतियां, विसंगतियां, अंधविश्वास जो हो चले थे प्राचीन काल में की चर्चा करूं तो उस समय समाज के सिचुएशन थी, उनके बारे में उन्होंने बड़े विस्तार से अपनी बात को सिद्ध भी किया है, प्रतिपादित किया है। और यही कारण है कि भाई कोई भी व्यक्ति अगर समाज की एक जो नब्ज होती है, समाज में लोगों के चरित्र के बारे में पता कर लेता है कि समाज में ये टांग अड़ा रहा है, विकास के मार्ग में ये बाधाएं हैं, हम इसलिए आगे नहीं ग्रो कर पा रहे हैं, हम आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, इसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक, कोई ना कोई फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। तो उन्होंने बड़े ही आध्यात्मिक व्यक्ति भी रहे हैं, बड़े राम भक्त रहे हैं, कि उपासक भी रहे हैं। और दोस्तों, मैंने जो है एक दो पंक्तियां पढ़ी हैं कि राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज ही संभव है। अर्थात कहने का अभिप्राय ये है कि राम ना, हे प्रिय राम, तुम्हारा चरित्र ना तो वो काव्य का ही प्रतीक है, क्योंकि कोई कवि बन जाए सहज संभव है। यानी कवि तब बनेगा कि भाई जो मेरे प्रियतम है ना, आप जो मेरे कर्ता धर्ता हो ना, उसके प्रति समर्पित हो जाओ, राम का
यशोगान करने लग जाओ। क्योंकि जो है राम के बारे में अगर कोई व्यक्ति ना लिखने बैठ जाएगा, कोई भी व्यक्ति लिखेगा तो है वो निश्चय ही एक कवि बन जाएगा। क्योंकि तुम्हारा चरित्र ही ना समाज को आगे बढ़ाने का काम करता है ना गुरु, इसलिए आगे बढ़ पाएंगे हम। और बात भी सही है क्योंकि इतने बड़े व्यक्ति रहे हैं राम। तो उसी प्रकार से जो राम भक्ति के उपासक भी रहे हैं, और जो है इन पर जो है गांधीवादी विचारधारा का बड़ा प्रभाव पड़ा है। क्योंकि जो ये गांधी जी ने जो हिंसा का मार्ग प्रशस्त किया था, समाज को आह्वान किया था कि भाई कि सत्याग्रह करो। हम इतिहास में पढ़ते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन कि भैया अवज्ञा मानेंगे नहीं आपकी, असहयोग आंदोलन, अनेक आंदोलन जो चलाए गांधी जी ने। तो उनके व्यक्तित्व का बड़ा प्रभाव पड़ा उनके जीवन में। यही कारण था कि उन्होंने जो समाज के प्रति जो संवेदनाएं थी उनको कविताओं के माध्यम से हमें प्रदान किया। तो दोस्तों भारत भारती के बारे में कविता जो है वो निश्चित रूप से राष्ट्रवादी विचारों का फड़कता हुआ दस्तावेज है। दोस्तों श्री मैथिलीशरण गुप्त जी ने अपनी जो कविता भारत भारती है उसको 3 भागों में वर्गीकृत कर दिया है, क्लासिफिकेशन कर दिया है उसका, कि जो भारत की ना प्राचीन काल में जो स्थिति थी, अतीत खंड और जो वर्तमान है और जो भविष्य आएगा, यानी आने वाली पीढ़ियां जब समाज में आगे बढ़ेंगी तो उसके बारे में जो समाज ना कभी भी रुका हुआ नहीं हो सकता। समाज ना पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। तो कवि ने देखो कितनी गहरी दूरदर्शिता थी उनकी कवि की कि भैया जो भारत की जो प्राचीन काल की जो स्थिति रही है, भारत प्राचीन काल में सोने की चिड़िया कहा जाता था, सिरमौर कहा जाता था। और हरिप्रकाश सर ने दोस्तों स्मरण होगा आपको कि उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया था कि भारत जो था, भारत को प्राचीन काल में आर्यावर्ते जम्बू द्वीपे भातखंडे, अर्थात जो आर्य नामक भरत नामक शाखा जो थी, आर्यावर्त नाम पड़ा, आर्य नामक आए तो नाम पड़ गया इसका। और जो जम्बू द्वीपे की संज्ञा दी जाती है, अर्थात जो जामुनों का देश कहा जाता था, यहाँ पर तो ना सिरमौर था। प्राचीन काल में जो भारत का हम अध्ययन करते हैं, अंग्रेजों से पहले 190 साल तक शोषण कर गए अंग्रेज, लेकिन उससे पहले ना हम विश्व भर में ना विख्यात थे, हम व्यापार करते थे। 18% जीडीपी में हमारा योगदान था। हस्तशिल्प हो ले लीजिए आप, बुनाई के सेक्टर में, कुटीर उद्योग के सेक्टर में, यानी उस समय समाज में ना विद्रूपताएं विद्यमान नहीं थी। सब आपस में मिलजुल कर रहते थे। समाज में किसी के प्रति ना संकीर्णता की भावना नहीं थी समाज को कि भैया हाँ मैंने समाज में ना उत्थान के लिए कार्य करने हैं, समाज को प्रशस्त करना है, समाज को एक दिशा दिखानी है। तो उसी प्रकार से समाज में इनोवेशन जब बढ़ता है, रचनात्मकता जब जन्म लेती है, तो निश्चित रूप से कोई भी राष्ट्र हो तो समाज दोस्तों बनता कैसे है? समाज बनता है भावनात्मक जुड़ाव से। यानी समाज क्या है, भावनात्मक रूप से हम जुड़े हुए हैं कि भाई हम डिफरेंट रिलीजन के, हम आरपीए संस्था में आ रहे हैं पढ़ने के लिए, तो हम इस परिसर में उपस्थित होते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, वार्तालाप करते हैं। तो भिन्न प्रकार के धर्म है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, अलग अलग भाषा बोलता है, हो सकता है, क्योंकि विविधता वाला देश है, विविधता में एकता की संज्ञा दी जाती है। तो अगर हम एक दूसरे के प्रति गलत भावना, दुर्भावना मन में ले लें कि भैया आप मुसलमान हो, आप तो ये जो मांस वगैरह खाते हो, आपकी जो परंपराएं हैं वो हमें अच्छी नहीं लगती है ना,
तो हम संकीर्णता की भावना से देखेंगे तो हम पिछड़ते चले जाएंगे। लेकिन जो प्राचीन काल में जो कवि का कहने का उद्देश्य है कि प्राचीन काल में हम इसलिए उन्नति करते थे कि हम सभी से आपस में परस्पर भाईचारे की भावना, परस्पर एकजुटता के साथ आगे बढ़ते थे। हमारी चर्चा ना हम विश्व में सिरमौर कहे जाते थे, क्योंकि जीडीपी में इतना बड़ा योगदान देते थे। और सोने चांदी हीरे जवाहरात हम इतिहास में पढ़ते, कितने कितने अधिकारी आए, अंग्रेजी अधिकारी आए, उन्होंने तो रॉबर्ट क्लाइव जैसे भूपेंद्र सर बता रहे थे कि 900 जहाज सोने चांदी जवाहरात के रॉबर्ट क्लाइव 900 से भी ज्यादा बता रहे थे भूपेंद्र सर। वो अंग्रेज लंदन में ले गए। और ये तो नहीं भैया ये कि अंग्रेज की चर्चा है, और उससे अधिकांश भी थे हजारों की संख्या में। तो देखो हम इसलिए तो सोने चांदी का जो है सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन अंग्रेजों के आने टाइम वो ले गए, हमारा सब कुछ लूट कर अपने स्वदेश ले गए, हमारा भट्ठा बिठा दिया, हम तो पिछड़ते चले गए। उसी प्रकार से कवि कहना चाहता है कि कवि का प्रमुख जो उद्देश्य बताने का कि अतीत में हमारी तूती बोलते थे, हमारा जो वर्चस्व था ना असीम स्तर पर था, उच्च स्तर पर था, सर्वोच्च स्तर पर था। अतीत खंड के बारे में कवि कहता है। और उस आने वाली, जैसे मैंने चर्चा करी कि हम फिर पिछड़ते चले गए, अंग्रेजों के आने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी आई, क्रिप्स मिशन आया, जो हम भारतीय इतिहास में जब अध्ययन करते हैं तो जो है श्री मैथिली शरण गुप्त जी ने ये बताने का प्रयास किया है कि जो अतीत खंड था ना हमारा, उसको वर्तमान में क्या स्थिति हो चुकी है। हम तो जो है वेस्टर्नाइजेशन हो गए हैं, धीरे धीरे बढ़ता है ना। मैंने यही बताया कि समाज ना या तो आगे की तरफ बढ़ेगा या पिछड़ता चला जाएगा। समाज कभी भी रुक नहीं सकता, बढ़ता है, सकारात्मक या नकारात्मक दोनों हो सकता है। समाज के लोगों की सोच इनोवेटिव अगर रचनात्मक वाली होगी, सृजनात्मक वाली होगी, तो समाज निस्संदेह प्रगति की मार्ग पर प्रशस्त होगा, आगे बढ़ेगा निस्संदेह रूप से। और उसी प्रकार से कवि ने बताया है कि हमारी जो वर्तमान में जो स्थिति है वो बड़ी दयनीय है। हम आपस में जाति पाति के नाम पर सांप्रदायिक दंगे हमारे समाज में। उससे पहले तो जैसे प्राचीन काल में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, तब तो ये जाति प्रथा ये जो है ये थी नहीं, ये जो है हम आपस में मिलजुल कर रहते थे। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद उन्होंने जो रणनीतियां अपनाई, जो भी नीतियां लागू की, उससे हम पिछड़ते चले गए। पिछड़ेपन का कारण यही रहा। और उसी प्रकार से समाज की जो वास्तविकता थी, श्री मैथिली शरण गुप्त जी चिंतन के माध्यम से समाज की अंदर की जो पीड़ाएं हैं, समस्याएं हैं, उनको बड़ी प्रखरता से प्रतिपादित किया। और ये भी कहता है कि अगर हम जब हमारी तूती बोलते हैं हम उनका अध्ययन ही कर लें, कोई भी राष्ट्र है दोस्तों, एग्जाम्पल लेता हूँ जापान का एग्जाम्पल। जापान हम जानते हैं एशिया में है ना, पूर्वी एशिया में इतना छोटा सा देश, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के बराबर ही है, वो भी कम पड़ जाता है। लेकिन ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं कि 80% भूकंप झेलता है अकेला। बाढ़, अनेक प्रकार की विद्रुपताएं चलती रहती हैं वहाँ। अब भी कुछ दिन पहले न्यूज आई कि भाई बहुत ज़्यादा जो भूकंप आया ना उसकी तीव्रता ना 9.4% थी। तो वहाँ पर बाढ़ ये जो है ये तो भूकंप का चलना लगा रहता है। लेकिन फिर भी देखो दोस्तों, आज सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इतनी उन्नति कैसे कर गया वो राष्ट्र। देखो आप ही विवेक से चिंतन करो, बड़ा चिंतन का विषय है कि भाई कैसे ग्रो कर दिया कि भाई ज्योग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से 80% भूकंप आ रहे हैं, फिर भी वो राष्ट्र आगे ग्रो कर रहा है। ये कैसे हुआ? क्योंकि मैंने क्या बताया था,
श्री मैथिलीशरण गुप्त जी ने क्या कहा था कि कोई भी समाज है वो भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ होता है, उसकी गहरी आस्था होती है, समर्पण भाव होता है। और कोई भी राष्ट्र में समर्पण भाव है, आपस में मिलजुल कर रहेंगे, आपस में वैर भाव नहीं करेंगे, संकीर्ण भावना नहीं रखेंगे, तो कोई भी राष्ट्र आगे बढ़ जाएगा। इसलिए जो जापान का जो मैंने एग्जाम्पल दिया, इसलिए वो ग्रो कर रहे हैं कि हाँ हमें समाज के लिए ना कार्य करने हैं, समाज को आगे बढ़ाना है, इसलिए वो टेक्नोलॉजी के सेक्टर में आगे बढ़ रहे हैं। छोटे देश चर्चा करूं, अनगिनत ऐसे देश हैं, तो वो आगे बढ़ सकते, तो हम क्यों नहीं। हमारे ऊपर जो कवि श्री मैथिलीशरण गुप्त जी ने कहा है कि हमें जो हमारा भविष्य खंड है ना, हमारा जो भविष्य है ना, हमें पतन की तरफ धकेल रहा है। क्यों? क्योंकि हम वेस्टर्नाइजेशन हो गए। हमारा जो वन हु इज वेस्टर्न दैट इज मॉडर्न, अर्थात यानी हम पश्चिम चीजों का देखे करने लगे, पश्चिम चीजों का अंधानुकरण कर लिया। हम बिना पूछे किसी चीज को काम करते हैं तो हम पिछड़ते चले जाते हैं ना। अब जैसे ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, हम तो रट्टे मार लेते हैं, लेकिन ज्योग्राफी का बच्चा ये भी देखता है। अब जैसे जो है हमारा खान पान बदल गया, जीन्स पहनने लगे। जीन्स तो हमें जो जब इस जीन्स का आविष्कार हुआ था, ये तो जो है जो पिछड़ेपन की निशानी थी। अमेरिका में, लंदन में जीन्स जो पहनता था, लेकिन आज ब्रांड बन गया। अब ज्योग्राफिकल के हिसाब से हम ट्रॉपिकल जो उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु वाले देश माने जाते हैं, और हमें इन चीज़ों के पहनने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारा जो खान पान है, पिज्जा है, बर्गर है, और भी है, इनका हम अंधानुकरण कर रहे हैं बिना सोचे समझे अंधानुकरण कर रहे हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर क्या हमारा रहन सहन कैसे हुआ, अब जो है हमारा खाने पीने का मैं चर्चा करता हूँ। हमारे जो महिलाएं होती थी भारतीय समाज में, पहले बैठकर खाना बनाती थी, है ना। वो जॉइंट को लुब्रिकेट करके उनका पेट भी नहीं निकलता था। लेकिन आज जो स्लैब वगैरह आ चुकी हैं, ये है वो है, हम तो देशों की नकल करते हैं कि भैया उस देश में तो भाई स्लैब में खाना बनता है। अब गधे को ये नहीं पता कि जो है वेस्टर्न में का है यार, वहाँ ठंड पड़ती है, वहाँ इतनी ठंड पड़ती कि मोजे वोजे पैक होकर के खड़े होकर के बैठे, ज़्यादा देर तक बैठे रहेंगे तो ठंड के मारे तो हम तो कांपते रहेंगे, खाना तो बना ही नहीं पाएंगे। इसलिए वहाँ की मजबूरी है, वो व्यवस्था है उनकी, इसलिए वो कर रहे थे। लेकिन हमने पश्चिम चीज़ों को अडोप्ट कर लिया, अंधानुकरण कर लिया। इसलिए हम एक रिपोर्ट के हिसाब से कि जो है स्लैब पर खाना बनाने से हमारी जो महिलाएं हैं 80% में हड्डियों की भंगुरता, अर्थात जो हड्डियों की कमजोरी, ओस्टियोपोरोसिस जो बीमारी है, जो कमर दर्द है, पेन है, जो भी हार्ट अटैक है, यानी जो खतरनाक से खतरनाक जो विकृतियां हैं, जो भी थकान रहना, मानसिक अवसाद रहना, ये जो बढ़ रही हैं। और भी अनेक ऐसे कारण हैं, ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, यही बेटर रहेगा। क्योंकि हम जानते हैं, सब जानते हैं कि भैया ये गलत है, लेकिन फिर भी हम उनको बिना देखे, बिना सोचे समझे अंधानुकरण करते हैं। और उसी प्रकार से कभी ये तर्क देता है कि हमारी जो आयुर्वेद सनातन संस्कृति है, उसको हम अगर अध्ययन करेंगे, देखो एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने श्री मैथिलीशरण गुप्त जी की एक बात बहुत ही अच्छी लगी कि हम अगर खुद की ताकत में विश्वास करने लग जाएं, खुद के व्यक्तित्व को निखारने का प्रयास कर लें कि हाँ मेरे अंदर यार जो है बात करने की स्किल नहीं है, मैं भाई कॉलेज में हूँ, घर पे मैं उल्टा सीधा बोले हूँ, माँ तू यो कर ले वो कर ले। तो इस प्रकार से कोई भी राष्ट्र कोई आगे बढ़ता है, समाज के लोगों की सोच, उसका आचरण, जो भी बर्ताव कर रहा है, वो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। उसी प्रकार से कि जो है हम अपने बारे में, हम अपने देश के बारे में, हम हमारी जो सांस्कृतिक विरासत रही है, जो आयुर्वेद रही है, जो भी परंपराएं रही हैं, वेद है हमारे, साम वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, आज कोई चर्चा नहीं करता है ना, हम चर्चा ही नहीं करता। इनमें पाखंड वगैरह अंधविश्वास ये जो फैले हैं, अब आसाराम है, राम रहीम है, इतने इस गुंडे ही हैं एक प्रकार से, ये क्या आध्यात्मिक व्यक्तित्व थोड़ी ना है, ये तो
समाज का भंडाधार कर रहे हैं। और समाज में अब ऐसे ऐसे व्यक्ति जन्म लेंगे तो भाई समाज तो पिछड़ता ही चला जाएगा ना। राम नाम के नाम पर ये तो कितनी संपत्ति लूट कर ले गए। फिर भी तो श्री मैथिल सेनगुप्त जी जो कहना चाहते थे कि जो भारत ना तभी ग्रो कर पाएगा, यानी कोई भी व्यक्ति जब ग्रो कर पाता है कि हाँ कि भैया अब एग्जाम्पल के तौर पर कोई प्रेजेंटेशन देना चाहता है, अब कोई भी क्लास में पीछे हो खड़ा होकर के, यानी कोई दोस्त हो तो शर्माएगा कि भैया हाँ भाई तू बड़ा लाट साहब ना बन, बैठ जा, ठीक है। तो हमें डरपोक करता है। उसी प्रकार से जो है जो वेस्टर्न है हमें तर्क देता है कि भाई आपकी कोई संस्कृति नहीं है, आप कैसे ग्रो कर रहे हो, कर ही नहीं पाओगे। इसलिए हम पिछड़ते चले गए। हम अपने देश की जो सांस्कृतिक धरोहर है ना उसके बारे में हमारी जानकारी अभाव रहित रही। हम तो जान ही नहीं पाए हम कहाँ से हैं, हमारी क्या, हम तो ये तक भी भूल गए कि जब इन जो वेस्टर्न है, वेस्टर्न कंट्रियों ने जब ये कबीलों के रूप में थे, इन सालों ने जो है इनका बुरा हाल था, फ्लैग की बीमारी, अनेक बीमारियां फैल रही थी वहां पर। अमेरिका का कितना बुरा हाल था, जो वेस्टर्न है, यूरोप है। तो हम नगरीय सभ्यता हम पढ़ते हैं, हड़प्पा सभ्यता, जब इन्होंने सभ्यता का कहरा भी नहीं आता था तो हमने इन्हें ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व को एक मार्ग प्रशस्त किया कि भैया नगरीय सभ्यता रही। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, हम ये पढ़ते हैं, इसलिए पढ़ते हैं कि जो है भारत ना, ये जो तर्क देते हैं कि भैया सांपों का देश रहा है, इस नचने गवनियों का देश रहा है, तो हम तो भूलते चले गए, हम अपने इतिहास के बारे में भूलते चले गए। और जब कोई भी राष्ट्र ना खुद के कल्चर के बारे में भूल जाता है तो उसका बंटाधार होता है। तो उसी प्रकार से जो कवि का कहने का अभिप्राय था कि भाई समाज में हम ग्रो तब कर पाएंगे कि हम अपनी जो गौरव गाथाएं रही हैं, समाज में जो स्वाधीनता संग्राम में जिन्होंने योगदान दिया, अपनी कर्म भूमि के लिए जो समर्पण का भाव दिया, अर्पण किया, विपुलता के साथ जो लड़े, अधिकता के साथ जो लड़े, पूर्ण समर्पण भाव जिन्होंने न्योछावर कर दिया देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए, उनके प्रति जो दृढ़ संकल्पित भाव था, उसी प्रकार से हम लोगों को भी समाज में आगे बढ़ना चाहिए। समाज के लोगों को अवेयर होना चाहिए कि भाई हम राष्ट्र की प्रगति के को कैसे अग्रेसिव कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, और निश्चित रूप से हम आगे बढ़ भी सकते हैं। क्योंकि जो धारणी विकास की जो अवधारणाएं रही हैं, जैसे मैं योजना कुरुक्षेत्र जो भारत सरकार का प्रकाशन विभाग प्रकाशित करता है, उसमें जो है बहुत सारे, उसमें जो विद्वान लिखते हैं ना, बड़े ही प्रबुद्ध व्यक्तित्व के धनी होते हैं। तो मैंने बर्टलैंड रिपोर्ट पढ़ी थी कि भारत ही एक ऐसा देश है जो अपनी संस्कृति को अगर ना पहचान लेना, ताकत को पहचान लेना, तो ग्रो कर सकता है, बहुत नंबर 1 बन सकता है। और निश्चित रूप से कोई भी ताकत रोक नहीं सकती इसको। बस अपने संस्कृति के बारे में समझ ले, आयुर्वेद के बारे में समझ ले, जो उनका जो प्राचीन काल में गणराज्य है, देखो गणराज्य की अवधारणा सबसे पहले भारत ने दी थी। राजा कभी भी अनार्किस्ट नहीं रहा, प्रजा का शासन रहा था, लोकतंत्र स्थापित था प्राचीन काल में। मगध के बारे में, मगध में पाटलिपुत्र, तक्षशिला, इतने बड़े जो है, अब जैसे विश्वविद्यालय ले ले प्राचीन काल में, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, इतने उच्चतम स्तर पर कि हम विश्वविद्यालय जो ये गुरुकुल थे, हम तो इतने अग्रणी थे कि दूसरे देशों के जो पूरे विश्व से वहाँ अध्ययन करने आते थे हम अपने ज्ञान के बारे में, कि भाई यहाँ आज के युग में तो हम पढ़ते हैं कि भाई एजुकेशन आज 7वीं 8वीं क्लास का बच्चा, 4थी 5वीं का बच्चा में ऐसा मानता है कि भैया क्यों भाई 4थी 5 जो गरीब का बच्चा सरकारी में पढ़ेगा और अमीर का बच्चा प्राइवेट में पढ़ेगा। अब प्राचीन काल में क्या था कि जो कौटिल्य, आचार्य कौटिल्य ने ये तर्क दिया, अर्थशास्त्र जो लिखी उनकी बड़ी रचना मानी जाती है, उन्होंने ये कहा कि
जो है समाज में असमानता पैदा होगी तो हम कैसे ग्रो कर पाएंगे। पहले तो शिक्षा दी जाती थी व्यवहारिक ज्ञान के बारे में, आचरण के बारे में कैसे करो, भाई खेती के बारे में, खेती कृषि प्रधान देश रहा है हमारा, तो कृषि को कैसे इनहेंस करते हैं, कृषि में फर्टिलाइजर नहीं जाने, यूरिया डीएपी, हमारे जो जागरूकता फैलाई जाती थी ना, बालकों में गुरुकुल की जो स्थापना थी हमारी, तो प्राचीन काल में ये तर्क दिया जाता था कि जो है कि भाई गोबर खाद, जैसे हम आज टाइल बन रही है, देखो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी तर्क दिया कि खाद जो है, फर्टिलाइजर जो हम डाल रहे हैं, गोबर खाए की जो खाद है वो जो है ऑर्गेनिक है, जैविक खेती को हम बढ़ा करके हम अपने स्वास्थ्य को भी बचा लेंगे। यानी हम जो खा रहे हैं वो तो जहर ही है, क्योंकि हम फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, रासायनिक उर्वरक की जो है डीएपी यूरिया डाल रहे हैं, हम अपने जो भूमि को भी नष्ट कर रहे हैं। वो उर्वरक क्या, वो तो नष्ट होने के कगार पर ही है। इसी कारण से तो समस्या उत्पन्न हो रही है। हमारे जो स्वास्थ्य है उसके बिगड़ने का यही तो कारण है। तो सारे कारण यही है कि हम अपने ताकत के बारे में जान ले कि भाई हम हमारी क्या गौरव गाथाएं रही हैं, हमने क्या कुछ अचीव किया था, क्यों हम हमारा नाम बोलता था, 18% जीडीपी में योगदान क्यों था। अब हम अपने कमियों के बारे में जान लें तो हम निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे, निश्चित रूप से हम समाज में वही स्थान प्राप्त करेंगे जिस समय भारत की तूती बोलती थी, सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो कहने का अभिप्राय, कहने का निष्कर्ष है कि भारत की जो अतीत गौरव गाथाएं हैं उनको समझ करके उनमें समाज में क्या कुछ इनोवेटिव हो सकता है। क्या नेल कटर तो नहीं है, साइड वाले रूम से ले लेना। तो कहने का अभिप्राय ये है कि हम कैसे ग्रो कर सकते हैं, कैसे समाज को एक दिशा दिखा सकते हैं, उसमें हम अपने चरित्र के बारे में ही जान लें तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, अपेक्षा करता हूँ कि ये तो नहीं कहूँगा कि भाई मैंने अच्छा बोला, जो है इसका आकलन आप खुद ही करेंगे। ठीक है, धन्यवाद आपका।